ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेन 2000, और ये तो बना ही होगा तुमसे अगर ट्राई किया होगा तो। कॉन्सेप्ट वही वाला है जिसमें हमने देखा था कि अगर इधर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, वर्टिकल फोर्स, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो बाबू tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ हॉरिजॉन्टल अपन एफ वर्टिकल। याद है? इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास कितना m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l। ठीक है, आप जानते हैं ऐसे केस में वो जो दोनों टेनिस बॉल्स होंगी, हाँ, वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होंगी। दोनों का मास कितना है और दोनों पे चार्ज कितना है, q है, तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा रहे होंगे ना, जिसकी वजह से दोनों पे लग रहा होगा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे बोलो बाबू। और नीचे लग रहा होगा कौन सा फोर्स, mg लग रहा होगा। बोलिए। और हम इसको अगर बोल देते हैं क्या, अरे हम इसको क्या बोल दें, थीटा बोल दे, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है एफ हॉरिजॉन्टल अपन एफ वर्टिकल। देखते हैं, पता नहीं tan थीटा वगैरह कुछ दिया है कि नहीं। हमको दिया क्या है, लेंथ दे दिया है तो लेंथ हम लोग एल और एल मान लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल कितना, थीटा विद द वर्टिकल। वो आपको ये सेपरेशन बता देना है। क्या बात करो, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। इसे टफ तो हमारा बिहार बोर्ड पूछ लिया था। मैं बताता हूँ कैसे आसान होगा। बताओ, हमने क्या रटा हुआ है, tan थीटा बराबर एफ हॉरिजॉन्टल अपन एफ वर्टिकल। तो डायरेक्ट एफ हॉरिजॉन्टल लिखा जाए k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा है कि कभी भी एग्जाम्स में k नहीं यूज होता है एक्चुअली, मतलब फाइनल आंसर में अगर k आ रहा हो ना तो वो यूज कट छट जाए, एक अलग बात है। लेकिन हमारे फाइनल आंसर में k आ रहा है और ऑप्शन भी हमने देखा तो वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, तो हम k ना लिख के उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। बताओ, q1 q2 तो q का स्क्वायर ही ना होगा, और डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन हमने अपने से कितना माना है, आर स्क्वायर, और नीचवा में क्या है, mg है, तो यहाँ mg लिख लिया जाए। अरे यार, मैंने लिखा है f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और वर्टिकल फोर्स कितना है, mg है। हाँ, एक लेकिन अच्छा, एक चीज मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, एक चीज मैं बताता हूं तुमको बाबू। अगर कभी थीटा बहुत छोटा रहे ना, तो हम लोग tan थीटा को चाहें तो sin थीटा भी लिख सकते हैं। इवन इवन बहुत कुछ होता है। sin थीटा को हम लोग चाहें तो सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। बोलो, tan थीटा को भी चाहें तो सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा होता है, यूज भी हम लोग करेंगे। अब क्या है कि हमने देखा फाइनल आंसर में कहीं थीटा का कोई जिक्र नहीं है, यानी इस थीटा को हमको गायब तो बाबू करना पड़ेगा। बोलो ना। अच्छा, उसने शायद बीच के सेपरेशन को डी माना है और हमने क्या माना है, तो इसको लेके मत घबराइएगा, हमने आर मान लिया। तो हमको इस tan थीटा को हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। tan थीटा को हम सिर्फ थीटा भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं। बोलो, फायदा इसलिए नहीं होगा क्या कि फाइनल आंसर थीटा के टर्म में है नहीं। tan थीटा को हम चाहें तो sin थीटा भी लिख सकते हैं। sin थीटा लिखेंगे तो एक फायदा हो जाएगा। फायदा ये हो जाएगा कि sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बोलिए बाबू। तो हम लोग इसको sin थीटा ही लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस थीटा टेंस टू 0 का मतलब हुआ थीटा बहुत छोटा है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें लिखा होगा स्मॉल एंगल थीटा, ये जानबूझ के लिखा है ताकि आप tan थीटा को sin थीटा लिख सकें। अरे ये बताया है, ये सब मैंने बताया है 11th क्लास में भी, मैंने बोला है कि इसका यूज होता है। तो tan थीटा की जगह पे क्या लिख लो बताओ, तुम लिख लो sin थीटा, अब बाकी सब रहने दो। q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कितना
एम जी। साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई कितना, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आर बाई टू ना है, तो हम लिखेंगे आर बाई टू, और हाइपोटेनस कितना है, एल है। तो मिला जुला के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कितना, एम जी। अच्छा हमको क्या निकालना है बाबू, हाँ तो आर स्क्वायर को इधर लेके जाओ। अब आगे तुमको दिख रहा होगा 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो ये आर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये आर का क्यूब ना बनेगा, और आर का क्यूब बनने का मतलब हुआ कि एल इधर जाके बनेगा क्यू स्क्वायर एल, तुमको दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाई, हाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना, एम जी। आर स्क्वायर चला गया है रे इधर, तब ना जाके आर क्यूब बना है। अब क्या करना है, 3 को उधर भेजना है, तो आप जानते हैं कि पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। इसका मतलब हुआ कि फाइनल आंसर हमारा होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, फाइनल आंसर होगा, बोलो, क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी का पावर 1/3। ऐसा कोई है क्या, कौन सा नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। हाँ तो देखो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट जो हमने रट लिया है कौन सा, टेन थीटा बराबर एफ हॉरिजॉन्टल बाई एफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वर्टिकल फोर्स एम जी, यू सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है कि हम चाहें तो थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा भी लिख देते हैं, टेन थीटा को भी सिर्फ थीटा लिख देते हैं, और यही से तुमको समझ में आ जाएगा अगर ये भी थीटा के बराबर और ये भी थीटा के बराबर, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी कभी कभी हम टेन थीटा को साइन थीटा भी लिख देते हैं ना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ कि मैंने इस टेन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा, ताकि मैं लिख सकूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्योंकि ये हमको पता नहीं था। जा जा जा, अगर मैं इसको टेन थीटा ही रहने देता तो मुझको लिखना होता परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये पता करना पड़ता ना, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। टीपीएस में आंसर क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है, अब बी लगा लीजिए, सुधार लीजिए। इसका आंसर शायद ए दे दिया है, आएगा लेकिन क्या नहीं, तो ये कैसे गलत है। अच्छा ओ माय गॉड सॉरी, ये 2 हो गया है ना, ओ सॉरी ये 2 हो गया है, नहीं मैंने सॉल्व करके बनाया होगा तो गड़बड़ा गया होगा देखने में, कोई बात नहीं है, ठीक है चलता है। सॉरी ये वाला क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर किसी का आया है क्या, कितना आया है, कितना, अल्लाह इधर दिखाऊं, अब एक मिनट कहाँ है, हाँ हम्म नहीं का भाई लगभग 20, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इतना चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मतलब ठीक है आंसर आएगा, लेकिन बहुत गंदा इसमें कैलकुलेशन है, गंदा कैलकुलेशन है जो कि नीट और जेई मेन से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत आसान, आइए पढ़ते हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास कितना 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाई थ्रेड्स 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस कितना 0.20 मीटर। चलो ठीक है पहले फोटो बना लेते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि दो गो स्फेयर है और इसको लटकाया गया है 0.5 मीटर लंबे थ्रेड से, तो ये भी 0.5 मीटर होगा, मैंने आधा मीटर, और ये भी 0.5 होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे दिया है इसने, कितना दे दिया है 0.2 मीटर। तो ये है यहां से लेकर यहां तक 0.2 मीटर, लेकिन बाबू अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक कितना होगा तो 0.1 मीटर ही ना होगा। वेरी गुड, दोनों पे चार्ज सेम है तो इसके चार्ज को भी क्यू मान लेते हैं और इसके चार्ज को भी कितना मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। दोनों का मास भी सेम है, मास को एम और मास को एम मान लेते हैं, और एम तो दिया भी हुआ है कितना 10 मिलीग्राम। हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस ग्राम को किस में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप जानते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो ये देखो बाबू, मिली पहले से 10⁻³ है, और एक बार फिर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये 10⁻³ ऊपर जाके
फिर 10 टू दी पावर -3 बनेगा, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 और इतना किलोग्राम आएगा। अब मिला जुला के 10 टू दी पावर -5 किलोग्राम ये आ गया आपका। पहले हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। चलिए ठीक है। द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज, अगर इतना है तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी ना, यानी हमको चार्ज को इस फॉर्म में लेके आना है। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे क्या लग रहा है mg, समझ रहे हो। और हम ये बात जानते हैं कि अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो बाबू tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है f हॉरिजॉन्टल अपॉन f क्या वर्टिकल। अब f वर्टिकल तो mg ना है, चलो ठीक है। अब tan थीटा कैसे निकलेगा, तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहां पर ना चूंकि ये 0.5 है और ये कितना है 0.1 है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में बस 5 गुना ही ना छोटा है। अब 5 गुना छोटा को बहुत छोटा नहीं माना जाता है, यानी यहां पर हम tan थीटा को sin थीटा, अब जैसे मान लीजिए कि ये 0.5 है, ये होता है 0.001, अरे बोलो ना, तो 001 का मतलब वो 500 गुना छोटा हो गया। तो उस केस में इस एंगल को हम बहुत छोटा मान सकते थे, अभी नहीं मानेंगे, अच्छा खासा है। इसके रेस्पेक्ट में ये बस 5 गुना ही कम है, तो बहुत छोटा नहीं बोला जाएगा, छोटा बोला जाएगा। तो अब tan थीटा लिखने के लिए कहीं ना कहीं हमको ये निकालना पड़ेगा, तो इसको अगर हम कुछ x मान लें तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब दिस स्क्वायर का मतलब हुआ 0.5 का स्क्वायर माइनस, हाँ 0.1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 0.25 माइनस 0.01, आंसर तो मीटर में ही आएगा, और ये अंडर रूट 0.24 ना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, सही है। चलो ठीक है, तो चलिए tan थीटा हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब हुआ 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 0.24 मीटर, इतना आएगा, सही है। अब बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की जगह पे लिखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2, तो Q1 Q2 Q और Q ना लिया है, और एक्चुअली चार्ज ही हमको निकालना है, तो ये तो खैर वेरिएबल ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई कितना R स्क्वायर, और R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और नीचे में mg भी तो आएगा, तो मास है इसका 10 टू दी पावर कितना -5, और g बोला है इसने कि आप कितना ले लीजिएगा, आप 10 ले लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है कि इसी को सॉल्व करना है हमको, और कैलकुलेशन गंदा इसलिए आएगा इसकी वजह से खाली। अब देखो हम इसको मान भी नहीं सकते 0.25, अगर 0.25 मान लेता तो ये फिर 0.5 ही आ जाएगा, तो फिर तो बात वही हो गया कि ये और ये बराबर हो गया, जबकि ऐसा होगा तो नहीं। तो अगर आप इसको 0.5 मान के बनाइएगा तब भी अप्रोक्स में कहीं आंसर आए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको 0.24 ही मानना पड़ेगा इसको, बोलो ना। फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या चाहते हो कैलकुलेट किया जाए क्या इसको, क्या नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। नहीं बहुत छोटा कैसे बोलोगे, ये 0.5 है और 0.1 है, तुम माने हो क्या ऐसा, नहीं नहीं, तब हम इसको इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन मान के चलेंगे। आंसर लाने के लिए हम जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं, नहीं हो सकता है, हो सकता है बहुत लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा तो ऐसा मान लिया होगा कि 0 पॉइंट। देखो पता है कब माना जाता है, माना तब जाता है कि जब आंसर डेसिमल में आ रहा हो और हमको नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए। जैसे ये कुछ ऐसा ना दे के कुछ बोलता a इंटू 10 टू दी पावर -8 है, a अगर मान लो 2.4 आ रहा, सॉरी 2.1 या 2.2 आ रहा होता तो हम मान सकते। ये खुद ही बता रहा है कि इंटीजर में नहीं है, 20/21 इंटीजर में आता है, तो हम क्यों अप्रोक्सीमेशन लेंगे, हम सही के साथ जाएंगे। और सही के साथ जाएंगे बाबू तो ये बहुत मुश्किल होगा सॉल्व करना इसको, अरे बोलो। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं भी सॉल्व हो, लेकिन यहां तक आपको समझ में आया ना कि कुछ था ही नहीं इसमें, इसमें बस हमको करना था F हॉरिजॉन्टल अपन F वर्टिकल, इतना कर लेना था, बोलो ना।
ठीक है, अपना मन करे कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करना, देखना उतना आ रहा है कि नहीं। नहीं भी आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, ये मेरे ख्याल से इसमें फोटो भी है ना, फोटो है, और फोटो कुछ ऐसा है कि एक फोटो ऐसा है और एक फोटो मेरे ख्याल से कुछ इस टाइप से है, और ऐसा ही ना है, ठीक है, बढ़िया है। देखे पेपर, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, समथिंग आर दिया हुआ है, और इसको बोला है ये है y, वेरी गुड। अच्छा ये वाला डिस्टेंस समथिंग शायद आर डैश है, आर डैश है, और ये है आपका हाँ y/2 है कि नहीं। तो देखो सिचुएशन ऐसा है ना कि टू पिथ बॉल्स हैं कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो दो इक्वल लेंथ के धागे हैं, उनमें से उनसे हमने दो पिथ बॉल्स को ऐसे बांध के लटका दिया है, और जाहिर सी बात है कि दोनों पे चार्ज भी होगा, इक्वल चार्जेस है, तो इस पे चार्ज हम लोग कितना मान लेते हैं, क्यू, तो इस पे भी कितना मान लेते हैं, क्यू। बोलिए, बाकी मास का जिक्र नहीं ना है अभी, अच्छा कोई बात नहीं है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड हाफ द हाइट, तो हाइट कितना है, वही है, तो ना आधा पर हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऐसा बांध देते हैं, बोलो ना, यहाँ से पकड़ के ऐसा बांध देते हैं, तो बांध देंगे तो ये वाला धागा सीधा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो हाँ अब ठीक है, जब आप इधर की तरफ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्टेंस पहले से कुछ तो कम होगा ना, तो इसीलिए अब इन दोनों के बीच का नया डिस्टेंस आर ना होके कुछ आर डैश हो गया है। तो ये वाला हाइट y/2, जाहिर सी बात है ये वाला हाइट पे कितना होगा y/2, क्योंकि टोटल हाइट तो आपका y ही ना रहेगा, ठीक है। आगे कहता है कि ठीक है, इतना सब कहने के बाद कहता है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन, अच्छा आपको बताना है कि नया वाला सेपरेशन आर डैश की वैल्यू बतानी है, बोलो। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको मान लेते हैं कितना, थीटा, और इसको कुछ अपने से मान लेते हैं थीटा का डैश। क्यों मान लेते हैं पता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमको यही पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल ना। अब बताओ इस वाले केस में इधर की तरफ कुछ f इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है। इधर की तरफ लग रहा होगा f डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसा क्यों, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस ना बदल गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बदल जाएगा, लेकिन mg में तो कोई बदलाव नहीं ना होगा। अच्छा तो इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, बोलिए, f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाय mg ना, और इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू f, हाँ f डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाय mg, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा होगा बाबू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है r/2 और बेस है y, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम लोग कहीं इधर लिखते हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर का मतलब r/2 और बेस का मतलब कितना y, ठीक है। हाँ और हाँ ठीक है, tan थीटा लिख दिया हमने, f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा k, q1 q2 का मतलब हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा, mg आएगा, बोलिए। तो इसको कुछ बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। आइए सेम चीज इसके लिए लिखते हैं, तो tan थीटा डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी r डैश बाई 2 और डिवाइडेड बाई y/2 ना होगा, बेस तो y/2 ना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r डैश बाई y बचेगा इधर की तरह, बाकी इधर क्या रहेगा, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर इनटू कितना mg। अरे f डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाला फोर्स जो है चार्ज में बदलाव थोड़े हुआ है, अभी भी चार्ज q और q ही ना है, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r का मतलब हो गया दोनों के बीच का सेपरेशन r डैश का स्क्वायर, तो ये f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, नीचे वाला mg रहेगा। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि r डैश बाई y कितना है, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश का होल स्क्वायर ना, और इनटू कितना mg। अच्छा एक काम और करिए आप एक काम ये कर लीजिए कि
हाँ, यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ क्या है, आर है। एक साथ रख लेते हैं इनको, तो इसको भेज दीजिए इधर की तरफ, तो ये बन जाएगा क्या, आर का क्यूब ना, आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, हाँ आर का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना 2y इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना mg। अच्छा यहाँ देखिए, इसको अगर उधर लेके जाइएगा तो आर डैश का क्यूब डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना mg। दोनों इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तुम बताओ क्या दोनों का LHS बराबर, सॉरी RHS बराबर है, इसके RHS में भी के क्यू स्क्वायर बाई mg है और इसके में भी के क्यूब स्क्वायर बाई mg, इसका मतलब है दोनों का LHS भी बराबर होगा। तो LHS को बराबर करिएगा तो r क्यूब बाई 2y, r क्यूब डिवाइडेड बाई कितना 2y बराबर होगा, कहा गया हाँ r डैश क्यूब बाई y के, तो r डैश क्यूब बाई y के। अच्छा y से y एक बार फिर से कैंसिल हो गया और ये क्यूब जब इधर जाएगा तो पावर बनेगा 1/3, जा इधर है तो पावर 3 है बाबू, इधर आएगा तो पावर होगा 1/3। तो बताइए r डैश कितना मिलेगा, r क्यूब बाई 2 का पावर 1/3। आप जानते हैं ये पावर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो जब इसके पास जाएगा तो r क्यूब का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी r डैश आपको मिलेगा r डिवाइडेड बाई, और आप जानते हैं ना 2 का पावर 1/3 को हम लोग क्यूब रूट ऑफ 2 कह सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि अगर कभी लिखा रहे यहाँ n और यहाँ x लिखा रहे तो ये है x का पावर 1/n, या x का पावर 1/n है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं। तो मिला जुला के आंसर आ रहा है r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ क्या है, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, बी नंबर ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट तो वो था कि tan थीटा इज इक्वल टू f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल। थीटा नहीं दिया था तो हमने इस केस में थीटा मान लिया और इस केस में कुछ थीटा डैश मान लिया, बोलिए ठीक है। उसके बाद इसके लिए हमको जो आता है वो हमने लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल टू f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल, इसके लिए भी हमने सेम चीज लिखा, बस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स में बदलाव हुआ है क्योंकि बीच का डिस्टेंस बदला है। बोलिए अब हमको बस वैल्यूज पुट करनी है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r परपेंडिकुलर r/2 ही ना होगा, अरे पूरा ना r है तो ये तो r/2 होगा, तो r/2 डिवाइडेड बाई y लिखा, और इसके लिए भी हमने सेम लिखा r डैश बाई 2 डिवाइडेड बाई इतना। अब बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। सारी वैल्यूज हमने पुट की, ठीक है। फिर इसको हम इधर लेके गए क्योंकि ये r स्क्वायर और ये r है तो एक साथ रखोगे ना, तो पता चला इसके RHS में है, इसके RHS में सेम चीज आ रहा है, तो RHS बराबर तो LHS भी बराबर, बराबर किया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ बहुत ऐसा भयंकर चीज नहीं था ये, आप हिम्मत करते तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा आपसे, है ना। और ये भी नीट का सवाल है, ठीक है, तो नीट भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। आगे बढ़ेंगे, दोबारा समझाऊं, इसमें कुछ है जो दोबारा समझाऊं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये IIT का क्वेश्चन है, कहता है 2 स्मॉल बॉल्स ईच हैविंग पॉजिटिव चार्ज कितना q कूलम आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है वही केस है, 2 गो बॉल है, बोलो 2 गो बॉल है और दोनों पे चार्ज कितना है q है, उनको लटका दिया गया है 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स के जरिए, माने इंसुलेटर का बना हुआ स्ट्रिंग होगा। लेंथ कितना दे दिया है, l दे दिया है, फ्रॉम अ हुक स्टैंड, बाकी वही सब बातें हैं। द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट। अब इस सेटअप को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में लेके चले गए जहाँ ग्रेविटी नहीं है, यानी नीचे वाला फोर्स जो पहले लग रहा था mg अब ये हो जाएगा गायब। अब क्या लगेगा इनके ऊपर, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। आप समझ रहे हैं, जब आप इसको ऊपर लेके जाइएगा और जैसे जैसे ग्रेविटी कम होगा ना वैसे वैसे ही फैलता जाएगा, नीचे वाला फोर्स कम ना हो रहा है, और एकदम स्पेस में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, बस दोनों एक दूसरे पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हुआ सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। अरे बोलो बाबू, धागों का लेंथ कितना रहेगा, इन पे चार्ज कितना है, q है, क्वेश्चन ने कहा है कि चार्ज q है, बोलो। अब देखो ये इस पर इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए धागा टेंशन फोर्स लगाएगा।
खैर देखते हैं पूछ क्या रहा है हमसे। द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो पहले बताओ दोनों धागों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ए होना चाहिए, नहीं तो सी, नहीं तो डी होना चाहिए। अब हमको पता करना है टेंशन कितना होगा। ए बाबू, तो ये धागा इस पर टेंशन इधर की तरफ लगाएगा, बताओ ये कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब टेंशन बराबर हो जाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2। तो Q1 Q2 का मतलब Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस L है कि 2L है, तो 2L है, तो 2L का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। नहीं समझ में आया? और बस करना कुछ नहीं है, K की जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना L स्क्वायर। अच्छा हमको लग रहा है ये 2L के फॉर्म में ही दिया है, रहने देते हैं, ये तो और आसान करके दे दिया है, इसको रहने देते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं। कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? तो हमको लग रहा है इससे भारी तो नीट ने पूछ लिया था क्या, हालांकि फिर भी आईटी का पुराना क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए नंबर ऑप्शन रहेगा ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या होल स्क्वायर नहीं है, ये बोल रहा है स्क्वायर सिर्फ एल पे है, जबकि स्क्वायर पूरे के पूरे 2L पे होगा। ये समझ में आया? नीचे वाला फोर्स ही नहीं लग रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर लग रहा है तो धागा एकदम सीधा हो जाएगा। चलिए ये तो फालतू क्वेश्चन है। 4 पॉइंट चार्जेस QA QB QC एंड QD है ना, और कहाँ लोकेटेड है? तो एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। चलिए तो इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C और इसको D मानते हैं। तो बताओ A पे कितना है 2 माइक्रोकूलम, B पे कितना है -5 माइक्रोकूलम, बोलो बाबू C पे कितना है 2 माइक्रोकूलम और D पे कितना है? अच्छा फिर -5 ही माइक्रोकूलम है, गड़बड़ है क्या कोई? हाँ ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे हमको 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस करके पता कर रहा है नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सुनो ध्यान से, ये इसको धक्का देगा, F फोर्स लगाएगा, तो बाबू रे ये भी इसको F ही फोर्स लगा के ना धक्का देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये और ये ताकत में सेम और डिस्टेंस में भी सेम, लेकिन ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, और बाबू ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों ज्यादा लगाएगा? ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये है 5 माइक्रोकूलम चार्ज। का नेगेटिव देख के समझ रहे हो कि कमजोर है? ये कमजोर नहीं है, नेगेटिव का मतलब बुरा आदमी है ये, लेकिन ताकत में इससे ज्यादा है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये बड़ा फोर्स लगाएगा क्योंकि ये था 2 माइक्रोकूलम और ये कितना है 5 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम कुछ अपने से F डैश मान लें। अरे भाई तो ये इसको F डैश लगा के खींच रहा है, तो ये इसको F डैश ही लगा के खींचेगा, क्योंकि ये और ये तो बराबर है ना। अब आप बताइए नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। हमको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि आमने सामने वाला एक दूसरे को मार डालेगा, यानी F नेट हो जाएगा कितना 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, हो जाएगा। जेई मेन ने पूछ लिया है, बना है किसी से? आंसर आया है? कितने लोग आया है? 17 न्यूटन आ गया है, देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 5 माइक्रोकूलम, 0.16 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस ABC ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 3√3 3√2 और CA बराबर भी 3। अच्छा तो मतलब कहने वाला ये और ये जो है वो बराबर है, और इन दोनों का ये √2 टाइम्स ज्यादा है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें ये होगा अगर 3 सेंटीमीटर, ये भी होगा, तो यही तो होना चाहिए ना 3√2 सेंटीमीटर। अब इतना स्मार्टनेस तो होना चाहिए आप में। अब इसी में से हमको किसी को A, किसी को B, किसी को C मानना है। तो आप बताइए ना, AB है 3 सेंटीमीटर और फिर AC भी है 3 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है यही A होगा, तब ना हम इसको B बोलेंगे और इसको C बोलेंगे। जा तब ना ये AB और AC 3-3 सेंटीमीटर, BC जो है वो 3√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें ये भी था कि फोटो आपको बना लेना था अपने से, कुछ क्वेश्चंस में फोटो डायरेक्ट दे देता है, मानी सारा डेटा देने के बाद बोल देता है शोन इन फिगर, लेकिन यहाँ पर फोटो भी आपको अपने से बनाना होगा। एंड पॉइंट A इज एट दी, अच्छा ये तो और आसान कर दिया, ये बोल के तो और आसान कर दिया कि A पे ही राइट एंगल बना है, हो गया, तब तो और आसान कर दिया। चार्ज
एट पॉइंट ए एक्सपीरियंस कितना न्यूटन का फोर्स ना। तो सबसे पहले बताइए कहाँ कहाँ कितना कितना रखा गया है। तो यहाँ पे रखा गया है 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। बाबू यहाँ पर रखा गया है बी पर 0.16 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे रखा गया है 0.3 है माइक्रो कूलम, ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, आप बताइए कि सब सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो सब एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे। तो ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा कुछ F1 फोर्स लगा के, तो ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा कुछ F2 फोर्स लगा के, एंड जाहिर सी बात है ये बराबर तो नहीं होगा। ये है 0.3 और ये है 0.1, ये कमजोर है लेकिन डिस्टेंस में सेम है, कमजोर तो है ना। तो ये छोटा फोर्स लगाएगा, इसका वाला फोर्स हुआ छोटा होगा, इसका वाला फोर्स थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हमने F2 कह दिया। अब आप बताइए कि F1 कितना, F2 कितना। अच्छा छोड़िए, बाद में F1 F2 देखेंगे, पहले ये बताइए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा, और पैरेललोग्राम नहीं, ये तो रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का डायगोनल है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर ये A होता है, ये B होता है, तो ये होता है √A² प्लस कितना B²। तो ये जो नेट फोर्स होगा ना रे बाबू, F नेट जो होगा ना, ये कुछ और नहीं, ये √this² प्लस this²। तो F1 का स्क्वायर प्लस कितना F2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब बस F1 और F2 की वैल्यू निकालिए, लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं F1 F2 कितना है, बोलो। सबसे पहले बड़ा सा घूंघट लगाओ और तुम बोलो F1 इसने इस पर लगाया है, तो K Q1 Q2 बाई R² करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं ना, हम इसको सही में RA मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बाद में पुट करेंगे। इसको बाबू हम लोग कुछ Q1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं Q2 है, इसको मान लेते हैं Q3। ये भी तरीका अच्छा होता है सॉल्व करने का, कि पहले ही वैल्यू ना पुट करके पहले Q1 Q2 R के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में एक के बार वैल्यू पुट करिएगा, आसानी से आंसर आएगा। तो बताइए ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो K Q1 Q2 बाई R² लिख लेंगे हम लोग, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, लेकिन इसका भी हमको करना है स्क्वायर, बहुत अच्छा, प्लस ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो K Q3 Q2 ना है, Q3 ना Q2 पे लगा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका Q3 Q2 और डिवाइडेड बाई R², और इसका भी होल स्क्वायर। अब बहुत सारा चीज कॉमन होकर सीधे बाहर निकलेगा। तो आप मुझको बताइए, ये आपका K और Q2, ये देखिएगा K Q2 का स्क्वायर इसमें भी है, K Q2 का स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन होगा। तो K इंटू Q2 का स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा, K इंटू Q2 बन के बाहर निकलेगा। हाँ, ये देखिए R² का स्क्वायर यहाँ भी है, R² का स्क्वायर यहाँ भी है, मैंने छोड़ो ना, ये R⁴ है और ये भी R⁴, तो R⁴ नीचे से कॉमन होगा, लेकिन R⁴ बन के ना बाहर निकलेगा, तो K Q2 बाई R² तो बाबू कॉमन हो गया। अब अंदर में क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा खाली Q1 का स्क्वायर, इसमें बचेगा खाली Q3 का स्क्वायर। बात समझ में आई? बस अब हम तैयार हैं वैल्यूज पुट करने के लिए। तो चलिए नए पेज पे हम लोग चलते हैं। K की जगह पे लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ बोलिए Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे, Q2 इसको ना माना था, 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो 5 या माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना है 3 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं 3 या सेंटी का मतलब 10⁻², इसका स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा अब क्या है कि अंडर रूट, हाँ Q1 कितना है 0.3 माइक्रो कूलम ना, तो ये है आपका 0.3 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर प्लस, और शायद ये 0.16 था क्या, इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। और चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, आंसर हमारा न्यूटन में आना चाहिए। अब इसमें भी ये 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻⁻12 और 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻6 बन के बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसको हम लोग लगे हाथ तो सॉल्व भी करते हैं, ये तो कट जाएगा ना, 3 बार में ना जाएगा। और देखो ध्यान से, मैं समझा नहीं, ओह माय गॉड सॉरी, 3 का स्क्वायर है, ओ तो ये पूरा कट गया, खत्म है इसका कहानी खत्म है। हाँ ये 10⁻⁹,
अच्छा ये है 10 टू द पावर माइनस ए, ये 10 टू द पावर माइनस इसका स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस इसका कॉमन होकर 10 टू द पावर माइनस 6 बन के बाहर निकलेगा, तो 10 टू द पावर माइनस 6 और है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 है। जल्दी से घटा के बताओ, 10 टू द पावर माइनस 3, आइए 10 टू द पावर माइनस 4, तो नीचे में बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1, आई जाएगा ऊपर तो बनेगा 10। जा 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 जा, इस सारा 10 के पावर का हिसाब किताब ऊपर में 10 बन के आएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसको 5 गुना 10 का मतलब 50। जा हाँ, अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा? हाँ अंडर रूट कितना होगा? 0.09 होगा ना बाबू। अरे 0.3 का स्क्वायर 0.09 होगा, ये सब आता है ना। आई बताओ 16 का कितना होता है? 256 होता है, तो 256 होता है तो ये बन जाएगा 0.0256, इतना होगा ये। हाँ अब सॉल्व करिए इसको, 50 गुना अंडर रूट, ये थोड़ा जोड़ जाड़ के बताइएगा कितना होगा। यहाँ पर आप 0 लगा लीजिए, नहीं डेसिमल के 4 प्लेस तक है क्या? हाँ ये लड़की सही बोल रही है, बोलना चाह रही है कि सर देखिए ऐसा अगर हो कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर हो, तो सर देखिए इसमें भी स्क्वायर है उसमें भी स्क्वायर है, तो हम इसको कहीं नहीं ए हटा के ए प्लस बी लिख देते हैं, समझ गई ना। तो ऐसा नहीं होगा, हमको पहले स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके ऊपर रूट लगाएंगे। अच्छा ये हम सही किए हैं ना? हाँ 16 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो डेसिमल के इधर चौथे प्लेस तक आएगा। अभी एक और तब 0 लगा हुआ, हमको बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? इसको और इसको जोड़ के बताओ। 0.11, एकदम सही बोल रहे हो, बात मान लूं मैं तुम्हारी। तो ये 1156 आ रहा है, तो 1156 का रूट क्या होता है? हमको लग रहा है, रुको ना बता रहा हूं मैं, 100 का होता है। 100 का 10 होता है, हाँ ठीक है। तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि 10, रुको ना, 10.4 पता नहीं क्या है, हमको ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए 104 का स्क्वायर होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 चौका 16 होता है, इसके लास्ट में भी है, थोड़ा 104 का स्क्वायर करके हमको बताना, तो हमको ऐसा लग रहा है 104 होना चाहिए, मैंने 10.4 होना चाहिए, 104 नहीं। 104 गुना, क्या बोल रहे हो? 30, अच्छा 3 3 का 9 है। अच्छा मतलब अच्छा आपको रूट रूट निकालने आता है ना? अच्छा अच्छा ये 1100 है, तो 930 का, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर आपको तो रूट लेकिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ढेर दिमाग अगर लगाने का मन नहीं कर रहा तो फैक्टराइज करके आपको आता है ना करने। अरे 1156 है तो ये सब करने आता है ना, तो कर लेना, 2 से तो हो ही जाएगा। मैं सोच रहा था ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे करके कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको करिएगा तो ये आएगा 50 गुना, और ये शायद आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ, तो ये 0.34 ना होगा, हाँ 0.34 होगा। इसको करिएगा तो 5 से मल्टीप्लाई थोड़े किया जाता है, इसको आप 2 से ऊपर नीचे करिए तो 17 आ जाएगा। कितना जाएगा? 17,000 है। हाँ 50 ना है, तो मिला जुला के 17 आ जाएगा। अरे बोलो, हाँ ठीक है, ऐसे हो जाएगा 17 न्यूटन। तो आंसर इसका कितना आ रहा है? 17 न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल कहाँ हुआ है, तो हमको इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने के लिए आप ये वाला तरीका अप्लाई कर लीजिएगा, अगर डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, दोबारा समझाएं, हो जाएगा? चलो ठीक है। ये तो लेवल 2 में चला गया था ना। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ कितना? L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D। शुरू में वो
डी डिस्टेंस पे हैं। चलो ठीक है, देख, यानी सिचुएशन ऐसा होगा, शुरू शुरू में उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है डी, और धागों का लेंथ कितना दिया हुआ है एल, और तुमसे बोल रहा है कि डी बहुत बहुत छोटा है किससे, एल से। इतना अभी तक बोला इसने। अब कह रहा है हाँ, द चार्जेस बिगिन टू लीक। अब इनके ऊपर जो चार्ज था अब वो लीक करना शुरू हो रहा है। लीक करने का मतलब हुआ कि खुद को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अरे समय के साथ सब खुद को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो लीक करना शुरू होगा तो कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन धीरे धीरे कम होगा, तो इनके बीच का सेपरेशन कम ना होना शुरू हो जाएगा। अरे यार, नीचे क्या लग रहा था, mg लग रहा था, इधर क्या लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर ये कमजोर होगा तो धीरे धीरे ये नजदीक आएगा, ऐसा सिचुएशन होगा। हाँ, चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्पेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। बोलिए, कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है। जैसे मान लो कि हो सकता है कि ये 5 माइक्रोकूलम पर सेकंड के रेट से लीक हो रहा है। क्या मतलब हुआ कि हर सेकंड इसका चार्ज 5 माइक्रोकूलम कम हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है एज अ रिजल्ट द स्फेयर्स अप्रोच ईच अदर विथ अ वेलोसिटी v, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। देन v वेरीज एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन दी स्फेयर्स ना, एज ऐसा करके कुछ बोला है। तो पहले तो ये बहुत ऊपर से गुजर गया होगा कि पता नहीं हो क्या क्या रहा है ये था। तो घबराइए नहीं, आराम से देखिए, हम लोग फोटो बनाते हैं। हमको इन दोनों की वेलोसिटी उस समय बतानी है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, x हो। डी डिस्टेंस तो शुरू में ना था, जब चार्ज लीक होगा तो वो एक दूसरे के करीब आएगा, यानी डिस्टेंस बदलेगा। तो जिस समय डिस्टेंस x है उस समय बताइए दोनों की स्पीड क्या है। आराम से देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने फोटो एक बार फिर से बना लिया, और अब की बार अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेने जा रहे हैं, x। बहुत अच्छा। इस पर चार्ज है, मान लीजिए अभी इस समय चार्ज कितना है, q है, और इस पर भी चार्ज है q। तो इधर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। बहुत बढ़िया, यहां तक में कोई डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज तो हमको चाहिए, और वो क्या चीज है? हालांकि फोटो थोड़ा अजीब बन गया है। हाँ ठीक है, हमको एक और चीज चाहिए, और वो चीज क्या है, ये थीटा। ये चीज है थीटा। वेरी गुड। अच्छा, तो एक बात बताओ, d बहुत बहुत छोटा था l से, तो जाहिर सी बात है x भी बहुत बहुत छोटा होगा l से। तो ये x अगर बहुत छोटा होगा का मतलब थीटा भी बहुत छोटा होगा। अरे बोलो, और थीटा बहुत छोटा होता है तो हम tan थीटा को चाहे तो sin थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा बहुत छोटा है। बाद में देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तब ना लिखेंगे, कोई जरूरत ही ना पड़े। हाँ, तो इतना सब लिखने के बाद अब हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ हॉरिजॉन्टल अपन एफ वर्टिकल। तो एफ हॉरिजॉन्टल कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे दोनों के बीच का डिस्टेंस x ना है, तुम समझ रहे हो। पहला स्टेप सारे क्वेश्चंस में एक ही था, और वो कौन सा स्टेप था, tan थीटा बराबर एफ हॉरिजॉन्टल अपन एफ वर्टिकल। तो ये तो हमने लिखा एफ हॉरिजॉन्टल, एफ वर्टिकल भी तो लिखना होगा, mg भी तो लिखना होगा। अब रही बात tan थीटा की, तो बाबू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन हमको बेस नहीं पता है, हमको पता है हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस थीटा इज बहुत बहुत छोटा, तो tan थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्या, sin थीटा। हम sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू क्या, mg। और sin थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर इज नथिंग बट x बाई 2। तो आइए नए पेज में हम लोग चलते हैं, हम लिखते हैं x बाई 2, और बताइए हाइपोटेनस कितना है, l है, तो यहाँ l आ जाएगा बराबर। ठीक है, ये हाँ tan थीटा हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू mg। तो ये हो गया आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना बाबू, mg हो गया। अरे बोलो, हाँ x को क्या करिए, इधर भेज दीजिए, x को इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना,
2L और इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। अब कह रहा है कि चार्ज लीक कर रहा है, ये चार्ज कांस्टेंट ना, ये चार्ज कांस्टेंट है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। यानी इस इक्वेशन में जो दो चीजें वेरिएबल हैं उनमें से एक है Q और एक है X। तो लीक कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से। और आप जानते हैं किसी भी चीज के रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x दिखाना है तो हम उसको dy बाई dx से दिखाते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आपको पता है कि इसको हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ना बाबू। तो हमको गिवन है एक चीज, ये गिवन है कि रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कुछ c से दिखा लें। तो कहीं ना कहीं अब हमको इतना समझ में आ रहा है कि हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि dq बाई dt का जिक्र है इसमें। तो डिफरेंशिएट करिए, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। बोलिए। तो चलिए सबसे पहले 1/2L कांस्टेंट है, ये पार्टिसिपेंट नहीं करेगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अभी तो तुमको समझ ही में नहीं आया होगा। सुनो, चेन रूल याद करो, पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, तो 3x स्क्वायर हो गया। अंदर जाएंगे तो x ना मिला, और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो आंसर सिर्फ 3x स्क्वायर होता है, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। चेन रूल याद करिए। अगर आप ये सब भूल गए हैं वापस से जाइए, डिफरेंशिएशन का जो भी 5-6 को लेक्चर है पूरा फिर से देखिए, उसमें मैंने ये चीज़ समझाया है। चलो हो गया। बराबर बताओ, k और डिवाइडेड बाई mg, कांस्टेंट है, पार्टिसिपेंट नहीं करेगा, और ये हो जाएगा 2q इंटू डी क्यू बाई क्या, dt। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप बताइए dq बाई dt क्या है, कांस्टेंट है, उसकी जगह c रख दें तो मिला जुला के हमको 1/2L। अच्छा अभी रुकिए ना, 3x स्क्वायर तो खैर आपका ये रहेगा ही। और dx बाई dt क्या है, dx बाई dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मान लो ये जा रहा है इधर v से, तो जाहिर सी बात है ये भी आ रहा होगा उधर से v से ही। तो आप बताइए dx बाई dt क्या होगा, बोलो। v लिख दूं, 2v लिखना चाहिए। बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है कि v ही लिख दिया है, लेकिन 2v होगा। ये डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेकंड में 10 मीटर ना कम होगा। तो dx बाई dt सिर्फ v ना लिख कर लिखा जाएगा 2v। ठीक है, हालांकि आप बच जाइएगा, आप सिर्फ v लिखिएगा तो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। कैसा है, तो कांस्टेंट बहुत ज्यादा असर आंसर पर नहीं डालेगा। तो dx बाई dt की जगह पे हम लिखेंगे कितना, 2v। समझे? अब बराबर देखो k डिवाइडेड बाई mg, और ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे c। अच्छा एक बात बताइए, हमको एक काम करो ना, ये जितना सारा कांस्टेंट है 1 क्या है, 2L है, चाहे 2 से तो ऐसे ही कट जाएगा, ये है कि नहीं, ये 3 है, ये k/mg है, ये 2 है, ये c है, सबको एक साथ किया जाए क्या? तो बताओ ना, वेलोसिटी बराबर कितना आ रहा है? रुको रुको रुको, चलो पहले उधर वालों को लिख लेते हैं, 2ck बाई mg। अच्छा L उधर गया तो ऊपर जाएगा, और इधर में क्या बचा है, तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे ना जाएगा, और इंटू कितना होगा, अरे इधर में क्या बचेगा, अरे कुछ तो छूट रहा है। हाँ इधर एक्स स्क्वायर भी है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, इधर हम लोग क्यू लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर को भी कहाँ रख लेते हैं, नीचे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझको बताना है कि वेलोसिटी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है। अरे बोलो तो बताओ ना, वेलोसिटी और एक्स के बीच में कैसा रिलेशन है। तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे यार देना चाहिए था ये ऑप्शन, यहीं पर तो आके बच्चा फंसता सब। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये है पावर 1/2 और पावर -2 में अंतर नहीं है बाबू। ये पावर आया है x का पावर -2, वो लिखा हुआ था पावर 1/2। तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, होता भी तो हो सकता है कि हम लोग उसको टिक लगा देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सही आंसर
नहीं है, क्योंकि आप इक्वालिटी के साइन को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तभी लगा सकते हैं जब इन दोनों के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें। अरे बोलो, बाकी सारी चीजें क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और आप बताइए कि क्या इन दोनों के अलावा सब कांस्टेंट है? हाँ, तो कहने का मतलब 2CkL/3mg ये सब तो कांस्टेंट है, लेकिन बाबू Q कांस्टेंट नहीं ना है, तो ये थोड़े हट जाएगा। अरे यार, ये नहीं हटेगा, तो हमको कहीं ना कहीं Q को रिप्लेस करना पड़ेगा। किसके टर्म में? X के टर्म में। तो आप कोई ऐसा रिलेशन ढूंढिए जहां पर Q और X आपको दिख रहा हो। तो देखिए यहां पर हमको Q और X दिख रहा है ना? अरे बोलो ना। नहीं, कुछ और जगह देखिए आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको Q और X दिख रहा है ना? तो यहां से आप Q की वैल्यू निकालिए। इस इक्वेशन को कुछ हम अगर 1 कह दें तो एक काम करिए ना, K डिवाइडेड बाई mg और 2L इधर जाएगा, तो 2L को इधर भेज के और जितना कांस्टेंट है उस सारे कांस्टेंट को आप कुछ A कह दीजिए। अब बोलो, कुछ A कह दो। तो बताओ बाई इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाई इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, x³। अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो, हमको Q का वैल्यू ना चाहिए, तो Q को अकेला करो, बाकी लोगों को उधर लेके जाओ। तो बोलो Q² इज इक्वल टू कितना होगा? हाँ, mg(x³ डिवाइडेड बाई 2L और ऐसा K टाइप का हो जाएगा। बोलो, अब तुम चाहो तो इसको A बोल सकते हो, ना तो इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा? पावर 1/2 बनेगा। तो ये Q इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसा mg डिवाइडेड बाई 2KL और x³ का पावर कितना? 1/2। ठीक है, अब सुनो, Q बराबर ये पावर 1/2 इनके ऊपर जाएगा, तो मान लो पावर 1/2 जाके जो कुछ भी बन रहा है वो कितना है? A है। हम लोग कुछ इसको A मान लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका x का पावर कितना? 3/2। तो Q की इस वैल्यू को लाके यहाँ पुट करिए, तो आप बताइए V बराबर कितना मिलेगा? 2CkL डिवाइडेड बाई 3m। इसको भी मन करे तो कुछ B बोल सकते हो, क्योंकि हमको इक्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देना, हमको तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ना चाहिए। हाँ तो लेकिन रहने दीजिए। चलिए बताइए Q की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? A इंटू एक्स का पावर 3/2, और नीचे में पहले से क्या है? x का स्क्वायर है। अब ये चाहे ये सब कांस्टेंट है, तो इन सारी चीजों को हटाइए, अब जाके इक्वालिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, और ये हो जाएगा आपका x का पावर 3/2 माइनस 2, और मिला जुला के हो जाएगा x का पावर -1/2। बताइए x का पावर -1/2 कहीं है क्या? सी नंबर ऑप्शन। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ईमानदारी से कितने लोगों को सही में ये समझ में आया है? हालांकि बाबू AI EEE ने पूछा था और नीट ने इसको रिपीट किया है, तो 4 लोगों को समझ में आया है। देख लो, उसको हंस रही, उसको नहीं समझ में आया, वो खुश हो गई है। स्टोरेज भर गया? कुछ नहीं है। देखो एक मिनट सुनो, हम लोग जल्दी से दोबारा समझते हैं। कहानी ये थी कि 2 चार्ट बॉल था, सेम लेंथ के स्ट्रिंग से लटकाया गया था, तो फोटो ऐसा बनता है, हम पहले से जानते हैं। अरे बोलो, बीच का डिस्टेंस d था जो कि L के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा था। अब चार्ज का लीकेज शुरू हो गया, चार्ज कम होना शुरू हो गया। तो चार्ज कम होना शुरू होगा तो इधर वाला फोर्स कम होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे करीब आएगा, और चार्ज खत्म हो जाएगा तो आगे सीधा लटक जाएगा। तो जब करीब आएगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। तो जिस समय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? x है, उस समय आपको बताना है कि इनकी वेलोसिटी कितनी है, ये आपको बताना है। तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है, एक चीज हमको चाहिए, वो है ये वाला थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि tan थीटा बराबर f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल। बोलो। हाँ, तो लिखा मैंने f हॉरिजॉन्टल का मतलब KQ²/x², f वर्टिकल का मतलब mg। अरे तो यहाँ तक समझ में आया ना? अब हमारा देखो अगला स्टेप यही होगा कि tan थीटा की वैल्यू हम लिखें।
तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब पता चला कि हमको बेस पता ही नहीं है, तो हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तब तक हमको दिखा कि यार ये x तो बहुत छोटा है, क्योंकि d ही बहुत छोटा है l से। जा जा जा, शुरू वाला डिस्टेंस ही अगर इस l से बहुत छोटा है तो बाद वाला डिस्टेंस तो और छोटा हो जाएगा। हमको तो मन करेगा तो हम एक और इसमें लगा देंगे। कहाँ गया, मैंने x भी बहुत 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 छोटा नहीं हो जाएगा l से। तो आप जानते हैं कि अगर x बहुत छोटा हो गया का मतलब ये एंगल भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, और एंगल अगर बहुत छोटा हो गया तो हम टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सही है। तो अगले स्टेप में बस यही किया गया है कि परपेंडिकुलर का मतलब x/2 ना होगा। ये पूरा x है तो x/2 होगा। कौन चीज जो तुमको नहीं समझ में आ रहा था? हाइपोटेनस का मतलब लेंथ हो जाएगा। अब बाकी उधर तो जो था वो छापिए दिए हम। बोलो। अब उसके बाद हमको दिखा कि x² है, x है तो x का क्यूब बना लिया, बाकी सब चीज वही है। अब हम यहाँ पर आके रुके कि भाई अब क्या किया जाए, जितना कर सकते थे कर लिया। तब क्वेश्चन का सहारा लेंगे। वो बोल रहा है कि चार्ज का जो लीकेज था वो कांस्टेंट रेट से था। तब रेट बोल दिया तब तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, क्या? डिफरेंशिएशन। यानी चार्ज के कम होने का जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, तो dq/dt बराबर होना चाहिए कांस्टेंट। तो अब ये देखने के बाद हमको लगा कि यार तब हम ये वाला इक्वेशन है और ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमको अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सब समझ में आता है, अगर आप हिम्मत करिएगा ना तो एक एक स्टेप आपको समझ में आता जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। ये dq/dt देख कर अब नहीं समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन को हमको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किया डिफरेंशिएट मैंने, 1/12 क्या है? कांस्टेंट है, छोड़ दिया। x³ लेकिन x वेरिएबल है तो x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² dx/dt। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वापस से जाइए मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स फिर से खोलिए, अब बैठ के दिन भर में कम से कम डिफरेंशिएशन देख लीजिए। तो ये हो गया। k/mg कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, q² का 2q और dq/dt। अब इसमें dx/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड ही ना होता है, तो सवाल है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है? v रेट से थोड़े कम हो रहा है, 2v से ना कम हो रहा है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कुछ नहीं, बस मैंने इस dx/dt की जगह पे लिख दिया 2v, बाकी सब वैसे ही छापा हुआ है। और dq/dt क्वेश्चन नहीं कहा था कि कांस्टेंट है, तो मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, c। अब हमको ना v चाहिए था, क्या चाहिए था? तो बाकी सब लोगों को भेजा जाए उधर, तो बाकी सब लोगों को भेजने के बाद यही क्वेश्चन मिला। अब यहाँ आके एक गलती बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हो जाएगा, उनको दिखेगा कि वेलोसिटी और x² एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये जेईई मेन से गलती हो गया है, उसको ना एक ऑप्शन देना चाहिए था। बहुत सारा लोग यहाँ के फंस जाता। तो क्यों फंस जाता? क्योंकि हम इक्वालिटी का साइन तभी हटा सकते हैं, बोलो, जब इसके और इसके अलावा बाकी सब क्या होता? कांस्टेंट। लेकिन क्यू तो कांस्टेंट नहीं ना है, तो वेरिएबल है। तो हमको कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा क्यू और एक्स में रिलेशन, ताकि क्यू को हम एक्स के टर्म में ला सकें। तो अब ये भी तो रिलेशन है जिसमें भी क्यू है और एक्स है, लेकिन इसमें एक और आ गया, कौन? भी। तो हमको एक प्योर ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें वेरिएबल के नाम पे खाली क्यू हो और एक्स हो। तो वो मैं खोजता गया, देखो मैं ऐसे ही बनाता था। आपको क्या लग रहा है, अगर मेरे टीचर ने खाली हमको tan थीटा इज इक्वल टू f हॉरिजॉन्टल अपन f वर्टिकल बता के छोड़ दिया होता, क्या ये मुझसे नहीं बनता है? तुम्हारी जगह मैं होता ना तो भले हमको 6 घंटा लग जाता, लेकिन मैं बना के रहता। ठीक है, तो मैं ऐसे ही सोचता। मैं उसके बाद जाता इधर ढूंढता कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें q और x जो है ही सिर्फ वेरिएबल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमको ये वाला इक्वेशन दिखा, अरे यार x और q के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। तो मैं सोचता कि फिर तब से एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से q को x के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसी इक्वेशन को देखिए, फिर मैंने यहाँ लिखा है जिसमें मैंने q² को अकेले किया है, अब आगे mg को ऊपर भेजा है, k को नीचे भेजा है। क्या हुआ? तो ये मैंने किया है। और उसके बाद स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या बनता है? रूट बनता है, चाहे उसको पावर 1/2 कह सकते हैं। तो मैंने पावर 1/2 लिख दिया। अभी बड़ा अजीब अजीब सा सब कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने कहा काहे के लिए कांस्टेंट के पचड़े में हम पड़े? वैसे भी हमको इक्वालिटी में नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी में ना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि ये जो इतने का पावर 1/2 है उसको मैंने क्या लिख दिया? a लिख दिया। तो बताइए ना, q बराबर कितना होगा? a इंटू एक्स का पावर 3/2। तो a इंटू एक्स का पावर 3/2। अब q की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर लाके पुट कर दीजिए, तो फिर यहाँ से देखिए आपको ये मिलेगा
v इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा था कि हम इसको भी चाहते तो कुछ b लिख सकते थे ना। अच्छा आपको तो मन करता तो यहीं पे जितना कांस्टेंट है ना सारा कांस्टेंट को वहीं पे आप a लिख लेते हैं, लेकिन ये बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू है कि हमको हिम्मत मेरे बता देने से कोई फायदा थोड़े है जब तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आएगा कि हमको क्या करना है। बड़ा इशू नहीं है, अब हमको सपना थोड़े आया है कि मैं यहीं पे पूरा कांस्टेंट मान लूं, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि यहीं पे मान लेना चाहिए था, कहीं k 12 mg सब आता ही नहीं, ए बी के फॉर्म में आ जाता। खैर कोई बात नहीं है। तो मैंने इस q की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की, तब मैंने देखा कि हाँ अब x और v के अलावा बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। अब हम हटा सकते हैं, अब जाके इक्वालिटी का साइन कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोपोर्शनैलिटी में। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपको पता है ना, a का पावर m हो डिवाइडेड बाई a का पावर n हो, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो 3/2 में से 2 तब जाके इतना आएगा, है ना। हालांकि इसको मैंने लेवल 2 में डाला है ना। तो ये हिम्मती लोगों के लिए है। आगे बढ़े और आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 2 identical charged spheres are suspended by a string of equal lengths। वही है पूरे इस डीपीपी में, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट जरूर डाला है कि नहीं। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल कितना बाबू, 30 डिग्री विथ ईच अदर। अच्छा है, तो एक काम करते हैं, दो स्ट्रिंग ड्रॉ करते हैं, दो बॉल ड्रॉ करते हैं, और बीच का एंगल कितना लिखते हैं। तो हमको ना इस एंगल से मतलब नहीं होता है, हमको मतलब होता है इस वाले एंगल से, जो कि कितना आएगा तब 15 डिग्री आएगा। अब देख लो 15 डिग्री आ गया इसमें ना। फिर कहता है व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी कितना 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, द एंगल रिमेन्स द सेम। ओ माय गॉड, अब इसको ले जाके एक ऐसे मीडियम में आपको डाल देना है हेलो, हाँ, इनको ले जाके एक ऐसे मीडियम में डाल देना है जिसकी डेंसिटी कितनी है, वो उतनी है। तो चलिए हम एक मीडियम ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, और इसमें ले जाके हम वापस से इसको डालते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल पर असर नहीं पड़ा है, इसने कहा है एंगल अभी भी कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला अभी भी कितना होगा 15 डिग्री ही होगा, यानी बीच का सेपरेशन पे असर नहीं पड़ेगा। जा अरे एंगल पे असर पड़ेगा तब ना बीच के सेपरेशन पे असर पड़ेगा। तो पहले वाला सेपरेशन आर है तो अभी वाला सेपरेशन भी कितना होगा आर। ये मैंने हमको जितना समझ में आ रहा है पहले हम उतना लिख रहे हैं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। और इसकी डेंसिटी बाबू, डेंसिटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये केमिस्ट्री वाला डेंसिटी है, वो लोग ग्राम पर सेंटीमीटर में लिखता है, सेंटीमीटर क्यूब में लिखता है। हाँ, लेकिन एंगल सेम रहा। इफ द डेंसिटी ऑफ द ओ माय गॉड, मटेरियल का भी डेंसिटी दिया है, इसका भी डेंसिटी दिया है, तो इसकी डेंसिटी को हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दें, और वो कितना है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बोलता है द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड, बताइए आपने जिस मीडियम में ले जाके इसको डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। बहुत भयंकर क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है सही मायने में। हाँ ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है, लेकिन बस इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए वो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सीखते हैं। सबसे पहली चीज कि डेंसिटी जिसको रो से डिनोट किया जाता है वो होता है मास पर यूनिट क्या, वॉल्यूम, और ये बचपन में हमने पढ़ा था। और यहां से अगर आपको कभी मास निकालना रहे तो डेंसिटी इंटू डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है मास। पहला कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट कि किसी भी मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप डुबाते हैं तो ऊपर की तरफ लगता है बायंट फोर्स, और इस बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो भी जी, जिसमें बाबू रो होता है डेंसिटी एट डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में आपने डाला है, डेंसिटी ऑफ क्या, फ्लूइड। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। आपने जितना ऑब्जेक्ट डुबाया है, अब मान लो कभी कभी होता है ना आधे ऑब्जेक्ट डुबाते हैं, जरूरी थोड़े कि पूरा डुबा देंगे, तो हम जितना डुबाएंगे बस उतने का वॉल्यूम हम लिखेंगे। अब भले पूरा डूब गया तो पूरे का वॉल्यूम लिख देंगे। जी सबको पता है वो 9.8 मीटर। कभी कभी हम तो इसको हाँ ये भी कर लेते हैं, सही है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। एक और कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि किसी भी मीडियम में जाते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स कम हो जाता है। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है कि अगर मान लीजिए वैक्यूम या फिर कहाँ एयर में दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में अगर F फोर्स लग रहा है, तो अगर इसी को हम ले जाके किसी मीडियम में डाल दे, अरे कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो अब दोनों के बीच में लगने वाला Q1 Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F/K। F पढ़े हैं रे हम लोग ये। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तब जाके आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक काम करिए, आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन में, आप ये कुछ बातें हैं जो लिख लीजिए। देखो एक बात बताता हूँ, अगर मान लो कि जैसे पिछला क्वेश्चन था, चाहे ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको नहीं करना होगा ना, अच्छा मान लो जब ये हो रहा हो तो बैठ के अगर बोर हो रहे होगे तो हमको बता देना, काहे के लिए बिना मतलब कि हम लोग मेहनत करेंगे, है कि नहीं, करना है ना ये, हाँ ठीक है तो बता दीजिएगा। आपको डीपीपी ही नहीं करना, वो भी आप हमको बता दीजिएगा। तीन को कॉन्सेप्ट कौन कौन सा था? पहला था कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरा होता है बायंट फोर्स, जो लगता है वो होता है रो भी जी। बहुत बेसिक फोर्स है, फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, कोई कभी भी पूछे तो आप बता सके रो भी जी। तो पूछने वाला पूछेगा रो क्या है, तो जिस फ्लूइड में डुबाया है उसकी डेंसिटी है। भी क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, और पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, तो हाँ भी और ना भी। एक्चुअली ये वॉल्यूम होता है उस ऑब्जेक्ट के उस पार्ट का जो डूबा हुआ है। तो अगर पूरा डूबा है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे, आधा डूबा है तो आधा वॉल्यूम लेंगे, मैंने देखेंगे कितना डूबा है। जी तो सबको पता है। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि चार्जेस के सिस्टम को किसी मीडियम में ले जाकर डालिएगा तो फोर्स के टाइम्स कम हो जाता है। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलिए ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सुनिएगा, नीचे क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो बाबू, अच्छा तुम बताओ इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, बोलो बोलो, ए नीचे क्या लग रहा होगा? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है? नहीं। तो आप इसको हवा में रखिए चाहे पानी में रखिए, किसी भी मीडियम में रखिए, नीचे लगने वाले mg पे असर नहीं पड़ेगा, और मास तो नहीं ना बदला है, लेकिन इधर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स कम हो जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा अब अच्छा एक और बात है, रुके एक मिनट। अगर आप किसी फ्लूइड में ले जाके डाल दिए तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो के टाइम्स कम हो गया, लेकिन एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा, वो कौन सा होगा? बायंट फोर्स, जो कि ऊपर लगेगा। तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रो भी जी। तो रो ऑफ मीडियम, इसका वॉल्यूम लिख लेंगे क्योंकि पूरा डूबा हुआ है,
जी लिख लेंगे। अब बता देंगे वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक और काम करते हैं, जब हमने इसको रो के टर्म में लिखा है तो क्यों ना इसके मास को भी हम रो के टर्म में लिखें। और हमने अभी देखा है मास निकालने के लिए हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वॉल्यूम तो हमने भी मानिए लिया है, इसका डेंसिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए इस m को हटाइए यहाँ से, हाँ, और इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू भी, तो ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट आई इंटू जी। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसको भी उसी फॉर्म में लिख लें। बहुत अच्छा, तो इसको भी आप लिखिए, क्या बोलिए, रो, हाँ रो भी का मतलब इसका मास हो गया, जी का मतलब जी मल्टीप्लाई करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये। अब आप बताइए लिखा जाएगा यहाँ पे tan 15 डिग्री बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाई रो नॉट भी जी। यहाँ लिखा जाएगा tan 15 डिग्री बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाई K, और नीचवा में क्या आएगा, रो भी जी आएगा। बोलो अब तुम बताओ, इन दोनों इक्वेशंस का LHS बराबर है तो RHS भी तो बराबर होगा। तो हम ना इसको और इसको इक्वेट कराएंगे, बहुत सारी चीजें। अरे बाप रे बाप, मिस्टेक हो गया, देखो सॉरी, रुको 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 एक मिनट, रुक जाइए। F हॉरिजॉन्टल अपन F वर्टिकल, तो F वर्टिकल में खाली हम इसको लेंगे, अरे ये भी तो है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखना होगा। तो जोड़ के लिखने वाला दोनों को दिस प्लस दिस थोड़े करेंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। मान लीजिए नीचे लग रहा है बाबू, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और ऊपर लग रहा है मान लो 6 न्यूटन का फोर्स, ऐसा ही कोई केस है ये। तो मैं पूछूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो 4 न्यूटन ना बोलोगे, तो जाहिर सी बात हम इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, तो F वर्टिकल में सिर्फ ये नहीं आएगा, इसको भी लिखना होगा। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, रो नॉट VG माइनस रो ऑफ मीडियम VG। हाँ अब देखिएगा दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। बोलिए इसके RHS में क्या आएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाई रो नॉट VG बराबर, इसमें आ जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोलो बाबू, और डिवाइडेड बाई K भी था, हाँ, और यही निकालना है एक्चुअली हमको। अच्छा आप बोल रहे हैं VG कॉमन ले लीजिए, ले लीजिए, VG कॉमन लेने से ये EG हो जाएगा, तो रो नॉट माइनस क्या, रो ऑफ मीडियम, ऐसा कुछ हो गया। अब इसमें से तो हमको लग रहा है बाबू कि देखो VG से VG कैंसिल हो गया, F इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये कैंसिल हो गया ना, आई रो नॉट चल जाएगा इधर, K चल जाएगा इधर, तो बताओ K इज इक्वल टू कितना होगा, रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट माइनस, हाँ, रो नॉट दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माइनस 0.8, देखो रो ऑफ मीडियम 0.8 और ये 1.6 दिया हुआ है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बताइए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कॉमन होके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को काट लेगा, तो ऊपर में बचेगा 1.6, नीचे में 1.6 माइनस 0.8, तो 0.8, डेसिमल से डेसिमल गएगा, 8 दूना कितना होता है, 16 होता है, आंसर इसका आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हार्ड बनाया जाता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को। अभी कहाँ ये बायंट फोर्स का देख रहे हो कॉन्सेप्ट इसमें घुसा दिया है, अभी हमने कहाँ पढ़ा है, 11th में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, दोबारा समझना है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल।